यहाँ के लोग वो यही बोलेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। विवेक जी आपके पास आता हूँ। महाराष्ट्र से भी एक अच्छी खबर है कि करीब 39 सीट्स पे कुछ फैसला हो गया, 9 सीट्स हैं और उसके लिए अभी आपस में उनकी बातचीत चल रही है, उसमें मुंबई की भी 1-2 सीटें हैं और शायद बात तो बन रही है, पर जो मेरा आज का विषय है कि अल्टीमेटली गठबंधन तो चलो हो गया, बंगाल में भी होने जा रहा है, अब ऑलमोस्ट फाइनलाइज़ हो गया है, 5-3 की डील है, 3 सीटें, 2 असम से, 1 मेघालय से टीएमसी को मिल रही है, 5 सीटें टीएमसी कांग्रेस को दे रही है। ये थाली में जनता को क्या परोसेंगे सर? अल्टीमेटली जनता वो भी तो देखेगी ना, मोदी ने तो गारंटियाँ दे दी अपनी जो देनी थी। इनकी थाली में क्या है? वो भी एक बड़ा मुद्दा है और मुझे लगता है कि शायद उसका भी एक बड़ा प्रभाव होना चाहिए और जो उनका ये संकल्प पत्र कहा जाए, वादा पत्र कहा जाए, जो भी कहा है कि जनता को क्या देने जा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट होगा। तो क्या नैरेटिव सेट करेंगे? ये संकल्प पत्र क्या होगा विवेक जी? और बाकी पूरे परिदृश्य पे आपकी टिप्पणी। सर वो अनम्यूट करना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिए। जस्ट वेट सर। आई विल डू इट सर। हाँ, प्लीज़ कैरी ऑन। नहीं, आपने उधर से किया, मैंने इधर से हाँ, हो किया। गया 1 सर, हो मिनट। गया। अभी आवाज़ आ रही है? विवेक जी हो गया। हाँ। अभी आवाज़ हाँ, आ रही कोई है ना? बात नहीं, अभी आ गया, आवाज़ आ रही है सर। हाँ, ये जी जहाँ सर, जी सर, तक कैरी ऑन। संकल्प पत्र का सवाल है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि सबका मिलकर कोई एक संकल्प पत्र होगा या फिर अलग-अलग पार्टियाँ अपना-अपना संकल्प पत्र लेकर जनता के पास जाएगी। ये अभी तक स्पष्ट नहीं है क्योंकि अभी तो सीटों का बँटवारा ही चल रहा है। उसके बाद हो सकता है कि संकल्प पत्र का विषय वो ले और उस पर कुछ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर वो आए और उसका अनाउंसमेंट करे। लेकिन वो कब होगा अभी पता नहीं है। उसके बारे में कुछ हलचल दिख नहीं रही है। पहले तो सीटों का बँटवारा के बारे में ही सारा काम चल रहा है। और एक बात अच्छी है कि करीब 15 दिन पहले जो एक चित्र था, बहुत ही एक डिस्मल पिक्चर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, एक निराशा दायी चित्र इंडिया अलायंस के बारे में जो दिख रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा अभी आशादायी चित्र दिख रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो समझौता हुआ है दिल्ली में, वो है। मतलब एक वक़्त था कि ये माना जाता था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कभी भी कोई समझौता नहीं हो सकता। मतलब अगर इंडिया अलायंस जैसा कोई अलायंस बनेगा, तो उसमें आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं रहेगी। इस तरह का एक परिदृश्य था। लेकिन अंततः आम आदमी पार्टी भी इस अलायंस में आ गई और सबसे पहले जो सीटों का बँटवारा जो हुआ, वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हुआ। दिल्ली में जैसे कि आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी और कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ेगी, ये तय हुआ है। अब पंजाब में तो होना नहीं था, वो स्पष्ट है, वो नहीं हुआ वहाँ पर। वो अलग-अलग लड़ेंगे, ये बात ठीक है। लेकिन दिल्ली में हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली जो है देश की राजधानी है, वहाँ पर बीजेपी की सत्ता है। वहाँ अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है, वो बीजेपी को मात देगा, तो बीजेपी की नाक कटेगी। देश के राजधानी में अगर बीजेपी की नाक कटेगी, तो चाहे यूपी में वो कितनी भी सीट प्राप्त कर ले, लेकिन दिल्ली में अगर नाक कटे तो ये बहुत उनके लिए एक साइकोलॉजिकल सेटबैक होगा बीजेपी के लिए। और उस दिशा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठजोड़ है, वो एक अच्छा संकेत है, ऐसा मुझे लगता है। समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में अच्छा एक समझौता हुआ है। 17 सीटें कांग्रेस को दी जा रही है और समाजवादी पार्टी की जो नेता है अखिलेश यादव, वो राहुल गांधी की यात्रा में भी शामिल होने वाले हैं। ये भी अभी फाइनली कंफर्म हुआ। कुछ दिनों पहले ऐसी बात आई थी कि अखिलेश ने वो पोस्टपोन कर दिया या फिर कहीं से वो ज्वाइन करने वाले थे, मुझे याद नहीं वो जगह, वहां वो नहीं करने वाले हैं, तो सेटबैक, इस तरह की खबरें छपी थी। मुझे लगता है कि मीडिया भी बहुत जल्दबाजी करता है। उस समय उन्होंने कहा था अखिलेश जी ने कि मैं बाद में करूंगा, अभी नहीं कर पा रहा हूं, तो तुरंत उसका मतलब ये निकाला गया कि कांग्रेस को सेटबैक है और कांग्रेस के बारे में समाजवादी पार्टी का रवैया जो है वो निगेटिव है। इस तरह की खबरें तुरंत मीडिया में चली, अच्छे पॉजिटिव मीडिया में भी चली, सिर्फ गोदी मीडिया में चली ऐसा नहीं है। लेकिन अभी तो वो उनकी यात्रा में भी शामिल होने वाले हैं, ये भी कंफर्म हो गया है। तो कुल मिलाकर अब जब आपने टीएमसी का भी बताया
लेकिन टीएमसी का आपने जो बताया वो मेरे लिए न्यूज़ है, क्योंकि मैंने जो लेटेस्ट जो पढ़ा है वो ये है कि भाई टीएमसी कांग्रेस को कोई भी सीट बंगाल में नहीं देने वाली है, और बाकी जगह का मुझे पता नहीं। लेकिन अगर ऐसा हुआ है जैसा कि आप बता रहे हैं तो फिर वो और 5 सीट का वादा है, और लेकिन उसके बदले में 2 सीट असम से ले रही हैं, 1 मेघालय से ले रही हैं, तो ये उनका वादा है मेरे से। अच्छा, अगर ये तय हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। तो जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, मुझे लगता है कि अच्छा एक मूड दिख रहा है, और अच्छा है कि महाराष्ट्र में भी 39 सीटों पर ऑलरेडी एक मत हो गया है। 8 सीटों पर कुछ चल रहा है निगोसिएशन, वो भी होगा। महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, वो महाविकास आघाड़ी में शामिल हो गई है। उससे ताकत बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगी, क्योंकि 11-12 सीटें महाराष्ट्र में ऐसी थी जहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी की वजह से पिछली बार कांग्रेस एनसीपी को सेटबैक मिला था। तो जो ताकत शिंदे गुट के जाने से और अजीत पवार गुट के जाने से कम हुई थी, उस ताकत में थोड़ा बहुत इजाफा, उसका कंपेंसेशन थोड़ा बहुत वंचित बहुजन आघाड़ी से महाविकास आघाड़ी को हो गया। तो महाविकास आघाड़ी अभी काफी अच्छी स्थिति में महाराष्ट्र में दिख रही है, और सिंपैथी फैक्टर तो है उनके साथ में। कुल मिलाकर अलायंस, जहां तक अलायंस की बात है, और तमिलनाडु में तो अलायंस है ही, जहां तक केरला का सवाल है वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे स्टेट ऐसे जहां पर पहले से ही कोई इस तरह के इश्यूज नहीं थे। बिहार में आप देखिए जिस तरह से वो यादव जो है, लालू की जो बेटे है, वो जिस तरह से उनकी वो जन विश्वास यात्रा चल रही है, उसको जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है, वो एक बहुत अच्छा संकेत है। वो और कांग्रेस मिलाकर जब इलेक्शन लड़ेंगे तो इतना आसान नहीं है बीजेपी और नीतीश कुमार के जेडीयू को कुछ सक्सेस प्राप्त करने का कोई, मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज्यादा बड़ा चांस है। कांग्रेस और आरजेडी का जो अलायंस है वो काफी फॉर्मिडेबल दिख रहा है। तो और निगेटिव इमेज नीतीश कुमार की जो बनी है पलटू राम की, वो भी उनका नुकसान करेगी बिहार में, इसमें कोई शक नहीं। तो बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, ये जो क्रूशियल स्टेट्स थे और इवन उत्तर प्रदेश, ये जो क्रूशियल स्टेट्स थे, वहां पर गठबंधन के लिए जो एक निगेटिव चित्र बना था एक 15-20 दिन पहले तक की जो बात है, वो भी काफी पॉजिटिव चित्र में तब्दील हो गया है। जहां तक उनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का सवाल है, मुझे लगता है कि चाहे कितने भी वादे आप कर ले, आप मुफ्त में ये दे, मुफ्त में वो दे, ये सारी जो बातें हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका आइडियोलॉजिकल नैरेटिव क्या है। आप अपने घोषणा पत्र में ये सारी बातें तो देनी ही पड़ेगी। एक प्रश्न है आपसे सर, अब घोषणा पत्र भी आएगा, ये सरकार कुछ पैनिक में है इस टाइम बीजेपी। हरियाणा में किसानों के खिलाफ एनएसए लगा के वापस लिया है, इसका मतलब हरियाणा की 10 सीटें खतरे में आ रही हैं सर। इस पे टिप्पणी जरूर चाहूंगा आपकी मैं सर। नहीं, मुझे लगता है बीजेपी का जो गणित है वो काउंटर पोलराइजेशन का है। फार्मर्स एजिटेशन के बारे में, किसानों का जो आंदोलन उसके बारे में उनका इंटरनल जो गणित है वो ये है कि इससे काउंटर पोलराइजेशन होगा। जो बाकी की कम्युनिटीज है वो इकट्ठा आएगी, और जो गरीब किसान है, बाकी कम्युनिटीज की किसान है, वो सारे इकट्ठा माफ कीजिएगा, वो बीजेपी के साथ जाएंगे। ये एक बीजेपी का गणित है, इसलिए इधर से वो कहर भी बरसा रहे हैं, उधर से वार्ता भी कर रहे हैं। ये जो कैरेट एंड स्टिक वाला अप्रोच उन्होंने किसानों के प्रति अपनाया है, उसके पीछे ये गणित है, ये काउंटर पोलराइजेशन होगा। कभी मतलब देश के इतिहास में ड्रोन से अपने ही लोगों पर, अपने ही सिटीजन्स पर, अपने ही नागरिकों पर इस तरह से कहर बरसाना, ये बहुत ही दमनकारी एक नीति बीजेपी की है। मुझे लगता है वो जनता उसको पसंद नहीं करेगी, जनता उसके खिलाफ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। देखिए क्या होता है, इनके खिलाफ बहुत सारी बातें जाती नहीं है। पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है, या फिर महंगाई, बेरोजगारी, इन सारे मुद्दों को जनता जो इनको वोट करती है वो तवज्जो नहीं देती है, अभी तक साबित हुआ है। डिमोनेटाइजेशन में लोगों को इतनी तकलीफ हुई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हुई, कोविड में लोगों को तकलीफ हुई, लेकिन वो सारी बातें इनके खिलाफ जाती नहीं, क्योंकि मोदी जी का जो पर्सनैलिटी कल्ट है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, लोग पूरी तरह से उससे मेस्मराइज्ड है, उससे प्रभावित है। और इनका जो हिंदुत्व का एजेंडा है, नेशनलिज्म का एजेंडा है, उसका जो अफीम है, उसका असर है, वो मैं उसको एनेस्थीसिया कहता हूँ। एक तरह से ऐसा एनेस्थीसिया लोगों को इन्होंने दे रखा है कि लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में जो तकलीफें हो रही है, उन तकलीफों का एहसास ही लोगों को नहीं हो रहा है। उस एहसास के परे साले चले गए। और राम मंदिर, कॉमन सिविल कोड 370, अभी बताइए 370 का
एक महाराष्ट्र के या फिर किसी भी स्टेट के एक आम आदमी को क्या लेना देना है, उसकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है 370 से। कॉमन सिविल कोड कल तक नहीं था, उससे जनता किस तकलीफ में थी। शाहबानो केस में जो कुछ भी हुआ उससे हिंदू कैसे आहत हुए थे, वो तो तकलीफ हुई थी मुस्लिम महिलाओं को, हिंदू आहत तो नहीं होते, उससे हिंदुओं को कोई तकलीफ नहीं हुई थी। फिर भी उसका मुद्दा बनाया जाता है, फिर भी ऐसे मुद्दों से लोगों को बरगलाया जाता है, बहकाया जाता है। तो ये सारी जो बातें हैं अभी भी बीजेपी के फेवर में काम कर रही है। तो मेरा कहना ये है कि आपके घोषणा पत्र में आप ऑल्टरनेटिव नैरेटिव क्या दे रहे हैं। आपका नैरेटिव मुझे लगता है ये होना चाहिए कि हाँ, हम राम राज्य हम भी चाहते हैं, लेकिन वो राम राज्य जो गांधी चाहते थे, गांधी ने जो जिस राम राज्य की कल्पना थी उस राम राज्य को हम चाहते हैं, हम गोडसे के राम राज्य को नहीं चाहते। ये गांधी वर्सेस गोडसे वाला जो एक नैरेटिव है, आइडियोलॉजिकल नैरेटिव, वो भी आपको लोगों को देना पड़ेगा। सिर्फ आप लोगों को मुफ्त में क्या दे रहे हैं, महिलाओं के लिए क्या स्कीम्स है, मजदूरों के लिए क्या स्कीम्स है, मध्यम वर्ग के लिए क्या स्कीम्स है, उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि उन बातों से लोगों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। ये हमने पिछले 10 साल में देखा है, पेट्रोल पंप पर मोदी जी का चित्र होता है, लोग आते जाते हुए मोदी जी का चित्र, मोदी जी का फोटो वहां पर देखते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को एहसास नहीं होता कि यही वो आदमी है जिसने हमको 2014 से पहले कहा था कि पेट्रोल की कीमतें हम कम करेंगे, 40 रुपए में पेट्रोल बेचेंगे, लेकिन इसने तो दुगनी कर दी। तो इस आदमी, मतलब उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की भावना जागृत होने से मतलब उल्टा असर होता है। मोदी जी को लोग चाहने लगते हैं। वो इतनी हिम्मत के साथ पेट्रोल पंप पर अपना फोटो कैसे लगा सकते हैं? इसीलिए लगा सकते हैं कि लोग मोदी जी को चाहते हैं, उनको पता है। तो ये जो नैरेटिव का जो अफीम बीजेपी ने पिलाया है नेशनलिज्म हिंदुत्व का, उसके लिए आपका ऑल्टरनेटिव क्या है, ये लोग जानना चाहते हैं। ये आप लोगों को दो, मुफ्त में ये देना वो सब ठीक है, वो तो आपने छत्तीसगढ़ में भी प्रॉमिस किया था, वो आपने मध्य प्रदेश में भी प्रॉमिस किया था। लोग आपके उस प्रॉमिस से लोग आपके तरफ नहीं आए। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल नैरेटिव आपके घोषणा पत्र में देना होगा। आपकी आइडिया ऑफ इंडिया क्या है और वो आप किस तरह से लाना चाहते हैं, उस तरह का राम राज्य जो गांधी चाहते थे, ये आपको लोगों को बताना है। उन्होंने तो अपने राम राज्य की कल्पना लोगों को बता दी और वो राम राज्य की कल्पना लोगों ने एक्सेप्ट की है। आपकी राम राज्य की कल्पना क्या है गांधी की, आपको लोगों को समझाना होगा। ये घोषणा पत्र में आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है दिनेश जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और दूसरे चक्र में आऊंगा, उत्तर थोड़े छोटे रखेंगे। सप्रू साहब, आपके हिसाब से